नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी। यूपी में बढ़ी चुनावी सरगर्मी के बीच सप्ताह की सुर्खियों में आपका स्वागत है। जनवरी के मौसम में सर्दी बढ़ी हुई है, लेकिन राजधानी लखनऊ में सियासी पारा काफी गर्म हो चुका है। सियासत से जुड़ी ताजा और तीखी खबरों पर आज सप्ताह की सुर्खियों में बात होगी। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात होगी इस बार होने वाले प्रचार लेस चुनाव की। जी हां, इस चुनाव को प्रचार लेस क्यों कहा, इस पर हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे इस हफ्ते की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली खबर की कि मुलायम की बहू बीजेपी में क्यों, और उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ाने के फैसले पर बात करेंगे। फिर अंत में बात होगी कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के फैसले से खुद को सीएम योगी की तरह सुरक्षित कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। इस साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा यानी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2022 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक अनोखा चुनाव साबित होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये चुनाव रैली लेस होने वाला है। इसे रैली लेस इसलिए कहा गया क्योंकि चुनाव प्रचार के जो परंपरागत तौर तरीके अब तक चले आ रहे थे, यानी सभाएं, जुलूस, रैलियां, रोड शो, वो इस बार नहीं हो रही हैं। देखिए, मतदाताओं तक पहुंचने और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जनता के दरवाजे दरवाजे जाना जरूरी होता है या फिर मीडिया पर निर्भर रहना पड़ता है। 2019 में कोविड का प्रकोप शुरू होने और मार्च 2020 में लगी पाबंदियों के बाद बिहार, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए और ढेरों उपचुनाव भी हुए, लेकिन इस तरह की पाबंदियां पहले कभी नहीं लगाई गई। ये विधानसभा चुनाव उस समय हुए जब कोविड का प्रकोप अभी से कहीं ज्यादा था और हर दिन हजारों लोग कोरोना से जान गंवा रहे थे। लेकिन अब जाकर चुनाव आयोग ने यह राय बनाई कि रैलियों और सभाओं से कोविड फैल सकता है। बहरहाल, चुनाव आयोग के इस फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई कारण नहीं है। बिना सभा और रैलियों वाले चुनाव में मीडिया की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। इस बार यहां मीडिया का मतलब चैनल, अखबार, रेडियो, सोशल मीडिया, इंटरनेट सब कुछ है। लेकिन इस फैसले से एक सवाल मन में जरूर उठ रहा है कि इस प्रचार व्यवस्था में कौन फायदे में रह सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में मानव सभ्यता के बदलाव की तस्वीर को एक झटके में बदल दिया। इस बदलाव से देश की राजनीतिक प्रक्रिया भी अछूती नहीं रही। देश के इतिहास में पहली बार कोरोना संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने सभी प्रकार की राजनीतिक रैली पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग का दावा है कि कोरोना से सुरक्षित चुनाव कराना उसका कर्तव्य है, लेकिन उसका ये दावा पिछले साल फेल हो गया था, जब तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर चुनावी रैलियां की गई थी। याद दिला दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि चुनाव आयोग ही दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। चुनाव से पहले राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं का अपना महत्व होता है। फिलहाल चुनावी रैलियों और जनसभाओं के ऊपर रोक लगी हुई है। ऐसे में अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जनता के दरवाजे दरवाजे जाना होगा या मीडिया के ऊपर निर्भर रहना होगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और बड़े राजनीतिक दलों को इस फैसले का फायदा होगा, वहीं जो क्षेत्रीय और छोटे राजनीतिक दल हैं और जो गरीब उम्मीदवार हैं उनको इस फैसले का नुकसान उठाना पड़ेगा। चुनाव से पहले रैलियों और जनसभाओं का अपना महत्व होता है, लेकिन अब चूंकि रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी गई है, तो मतदाताओं तक पहुंचने और अपनी बात पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दरवाजे दरवाजे जाना ही होगा या फिर मीडिया पर निर्भर रहना पड़ेगा।
ऐसे में ये बात कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन्हें इस फैसले से डायरेक्ट फायदा होगा और क्षेत्रीय दल और अपेक्षाकृत गरीब उम्मीदवार घाटे में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए अब बात उस खबर की जो इस हफ्ते सबसे गर्म रही। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार की बहू का भाजपा में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका रहा। अपर्णा के भाजपा में जाने का सियासी लिहाज से भले ही सपा पर कोई बड़ा असर ना हो, लेकिन परिवार में इस टूट ने छवि की लड़ाई में अखिलेश यादव को थोड़ा पीछे जरूर ढकेला है। हालांकि अखिलेश ने अपर्णा के भाजपा में शामिल होने पर उन्हें बधाई जरूर दी है। कुछ का मानना है कि कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार के मंत्री और विधायकों को तोड़कर अखिलेश ने जो संदेश देने की कोशिश की थी, अब उससे बड़ा संदेश भाजपा ने यादव परिवार को तोड़ कर दिया है। अपर्णा के भाजपा में शामिल होने के बाद एक बार फिर परिवार की लड़ाई घर की दहलीज पार करके बाहर आ गई है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों जिस तरह परिवार में कलह मची और परिवार बिखरा हुआ था, इसका असर चुनावी नतीजों में साफ दिखाई दिया था। और एक बार फिर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम परिवार में टूट के बाद उस समझौते की चर्चा हो रही है जो परिवार को एक रखने के लिए करीब 16-17 साल पहले हुआ था। अपर्णा यादव एक पत्रकार की बेटी है जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा से रही है और अपर्णा की इसी जिद की वजह से उन्हें 2017 में मुलायम सिंह यादव ने टिकट भी दिलवाया था, लेकिन वो हार गई थी। परिवारवाद और यादवों की पार्टी जैसे तमाम आरोपों के बीच कहा गया कि इस बार अखिलेश यादव ने परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट ना देने का फैसला किया था और राजनीति में करियर बनाने के लिए बेताब अपर्णा के लिए यह फैसला बेहद परेशान करने वाला था, जिसके बाद अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया। बहरहाल एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी सेंधमारी की है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को बहुत बड़ी खबर लेकर आई और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित रही हूँ। राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले है और अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। मुलायम सिंह यादव की सबसे छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज बीजेपी ज्वाइन करी है, हमारे साथ मौजूद है। मैम, जो सम्मान आप सपा में खोज रही थी, क्या आज आपको बीजेपी में शामिल होने के बाद वो मिलेगा? देखिए, मैं हमेशा से राष्ट्रवादिता से बहुत प्रभावित रही हूँ और मुझे लगता है कि राष्ट्र की सेवा में मुझे अपने जीवन को समर्पित करने से अच्छा अवसर भाजपा में और कहीं नहीं मिल सकता था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी में पूर्ण निष्ठा रखते हुए अपने प्रदेश के नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्पित होकर के मैंने ये फैसला लिया है और मुझे पता है कि पार्टी हमेशा मेरे लिए अब अच्छा ही सोचेगी। क्या आपकी बात अखिलेश यादव से हुई थी या घर के किसी सदस्य से बीजेपी? घर से विमुख तो हूँ नहीं, मैं घर की बहू हूँ और घर के बहू का जो भी कर्तव्य है वो मैं भली भांति से जानती हूँ। मैंने पहले भी बहू होने का कर्तव्य सदैव निभाया है, आगे भी निभाती रहूँगी। लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश जी? जैसा पार्टी नेतृत्व तय करेगी वैसे करेंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन है अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव। प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव।
मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना के बेटे हैं प्रतीक। 2017 में सपा के टिकट पर लड़ा था चुनाव। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से लड़ा था चुनाव। पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक मीडिया कंपनी में थे। सपा की सरकार में वो सूचना आयुक्त भी रहे। राजनीति में ली है मास्टर डिग्री। सीएम योगी को भाई मानती है अपर्णा यादव। 2017 से पहले गोरखनाथ मंदिर में किए थे दर्शन। बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है, जिन्होंने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था, लेकिन बीजेपी की प्रत्याशी रही रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। हालांकि अपर्णा का यूं बीजेपी में शामिल होना किसको फायदा दिलाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पहली 2 चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार अयोध्या जाने के बाद से ही ये अटकलें लगाना शुरू हो गया था, लेकिन अब सभी अटकलों को विराम देते हुए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबरें केवल शिगुफा मात्र थी और उसमें कोई गंभीरता नहीं थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर छोड़कर जाना कभी पसंद नहीं करते और वही हुआ भी है। इसके पीछे की वजह को समझना भी जरूरी है। दरअसल गोरखपुर शहर की तुलना में अयोध्या सीट भाजपा के लिए सुरक्षित सीट नहीं थी। अगर अयोध्या सीट के इतिहास को देखें तो 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2017 में मोदी की लहर में भाजपा ने यह सीट जीती थी। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने पर जनता के बीच जो मैसेज जाएगा, वही मैसेज अयोध्या से लड़ने पर भी जाता, लेकिन अयोध्या योगी आदित्यनाथ के लिए एक नई सीट होती और वहां का जातीय समीकरण और संतुलित भाजपा के पक्ष में उतना नहीं दिख रहा था। इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने ही घर से चुनाव लड़ना उचित समझा। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ के चुनाव मैदान में उतरने के सियासी मायने बहुत गहरे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया क्यों गया? इसकी साफ 2 वजह हैं। पहली वजह, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व योगी को चुनाव मैदान में उतारकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की 133 विधानसभा सीटों पर सीधा योगी प्रभाव देखना चाहता है। दूसरा, योगी को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारकर बिना कहे प्रदेश की जनता को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि भाजपा के पूर्ण बहुमत पाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है गोरखपुर के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे, जिसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ेगा। और हर जगह गोरखपुर में खुशी की बात हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर का विकास होगा, साथ में और पूरे प्रदेश का विकास होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी दोबारा चुन के आए, दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुनने में आ रहा था कि अयोध्या चुनाव लड़ेंगे, मथुरा चुनाव लड़ेंगे। अगर गोरखपुर चुनाव लड़ेंगे तो और चौमुखी विकास होगा और हम लोग को विकास चारों तरफ मकर जाल फैला रहे हैं रोड का, और विकास पूरे गोरखपुर में हो रहा है और तेजी से विकास होगा और बहुत सौभाग्य की बात है। और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कोई जीतेगा तो योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे। योगी जी यहाँ लगभग टोटल वोटिंग का 70% वोट पाएंगे और कहीं उनके आसपास कोई प्रतिद्वंदी उनके कंपटीशन में नहीं है। और बाकी आप देख ही रहे हैं उनका क्या लगता है 22 के चुनाव में क्या रहेगा? 22 के चुनाव में 250 प्लस भाजपा रहेगी, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा आ रही है, कहीं कोई संदेह नहीं है। गोरखपुर की सारी सीटें भाजपा निकाल रही है। तो यहाँ पर अगर योगी जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है गोरखपुर के लिए।
और एक सौभाग्य मिला है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों को यह बहुत अच्छा मौका मिला है कि अपने यहाँ के निजी नेता को यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें वोट देने का बहुत सौभाग्य था। आइए आपको दिखाते हैं दरअसल क्या है गोरखपुर सीट से सीएम योगी के चुनाव लड़ने का गणित और कैसे सीट पर चुनाव लड़ने से पूर्वांचल की 133 सीटों पर बीजेपी अपना असर डालती है। गोरखपुर सदर सीट का महत्व, गोरखपुर मंडल की 20 सीटों पर असर, बीजेपी के गढ़ में नहीं होगी सेंधमारी, पूर्वांचल के जिलों को साधने का प्रयास। अयोध्या, मथुरा और काशी के बजाय योगी आदित्यनाथ अब अपने घर की सीट गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका भी पहला विधानसभा चुनाव होगा। गोरक्षपीठ महंत अवैधनाथ के साये में यह चुनाव लड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ के लिए यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब 325 सीट आई थी। अब 5 साल सरकार चलाने के बाद ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी कि वो बीजेपी को कितने अंतर से जीत दिलाते हैं। जीत का मार्जिन भी यह तय करेगा कि भगवा लहर और प्रचंड हिंदुत्व का जो नेता है वो उत्तर प्रदेश में कहां पर बैठा है। एक तरफ बीजेपी जहां गोरखपुर मंडल की सीटों को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती है, साथ ही गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल मंडल में वो एक संदेश भी देना चाहती है कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता में पहला नंबर पूर्वांचल क्षेत्र का आता है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, क्योंकि वो वहाँ के एक मठ के मठाधीश हैं और वहाँ से वो 4 बार 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, तो वहाँ उनकी अपनी पकड़ है। तो वो भी वहाँ जाके खाली नॉमिनेशन करेंगे और लोगों को 1-2 बार जाके अपनी बात, अपना पक्ष रख के पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। इस वजह से ये दोनों लोगों ने अपने अपने गढ़ों को चुना है, बजाय इसके कि वो कहीं और लड़ाएं। पार्टी को जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसकी जो बड़ी चुनौती है पूर्वांचल में है। जो राजभर की पार्टी हो या कृष्णा पटेल के अपना दल का हो या संजय चौहान की पार्टी हो, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन जातियों को जोड़ने का मजबूत गठबंधन बनाया है। भाव रहेगा भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं होंगे और उनमें ऊर्जा आएगी। और बाकी गोरखपुर उनकी गृह सीट है, उनका कर्म क्षेत्र है, वो वहाँ से उन्होंने लंबी राजनीति की है। तो मुझे लगता है कि इसको समझ करके ये उनके गोरखपुर से लड़ने का फैसला किया गया है, ताकि इसका संदेश पूर्वांचल तक दिया जा सके। बीजेपी ने गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं और इसका सीधा सीधा असर यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा। गोरखपुर में 6वें चरण में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी जनता के बीच संदेश को लेकर जा रही है कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम भी तय हो गए हैं। इस बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में हैं, जिससे यूपी में सत्ता की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही नेता सीएम पद के दावेदार हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से किस्मत आजमाने का फैसला किया है। वैसे यह फैसला अखिलेश ने बहुत सोच समझ कर लिया। इस सीट पर मुहर कई दिग्गजों की सलाह के बाद ही लगाई गई है। अच्छा, एक बात और है कि इस सीट से चुनाव लड़कर अखिलेश यादव फायदे में इसलिए रहेंगे क्योंकि करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यादव बाहुल्य ये सीट अखिलेश के लिए बेहद सुरक्षित है। दूसरी बात यह कि करहल विधानसभा सैफई के करीब है। यहां मुलायम सिंह के परिवार का काफी प्रभाव है। वहीं इस सीट पर 2017 से ही समाजवादी पार्टी का कब्जा भी रहा है। पिछले 3 बार से यहां पर समाजवादी पार्टी के सोमबरन यादव विधायक भी रहे हैं। अब चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो करहल की सीट भगवाधारियों को कभी रास नहीं आई है। इसीलिए साफ समझा जा सकता है क्योंकि यहां सिर्फ एक बार 2002 में ही बीजेपी को जीत नसीब हुई थी। ये रिपोर्ट देखिए।
गोंडा के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश चुनाव लड़ने को तैयार है। अखिलेश के करहल से चुनाव लड़ने की बात सामने आने के बाद मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट यूपी ही नहीं पूरे देश की राजनीति में हॉट सीट बन गई है। अखिलेश ने आजमगढ़ और संभल को छोड़कर करहल को ही क्यों चुना? सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है। दरअसल मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद और सैफई सपा का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी से पिता मुलायम सिंह यादव अभी भी सांसद हैं। सियासी आंकड़ों पर बात करें तो करहल में अभी तक सपा का ही कब्जा रहा है। यहाँ से केवल एक बार ही भाजपा ने जीत दर्ज कराई है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने सपा की सबसे सेफ मानी जाने वाली करहल सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। देखिए, दोनों चाहे अखिलेश जी हों और चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, दोनों पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने तो वो विधान परिषद से गए, उन्होंने चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ा। और योगी आदित्यनाथ जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो वो विधान परिषद से गए। ये पहली बार दोनों लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि दोनों ही आज की स्थिति में दोनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं या उनको केंद्र में रख के ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो सबसे बड़े प्रचारक, सबसे बड़े कैंपेनर हैं वो अखिलेश यादव स्वयं हैं, है ना। तो मेरा मानना है कि संभवतः वो शुरुआती चरणों में किसी सीट पर चुनाव लड़ करके बाकी 4 चरणों के लिए खुद को खाली कर देना चाहते थे। एक रणनीति ये होगी, पहली चीज़। दूसरी, करहल की भौगोलिक स्थिति अगर आप देखें, मैनपुरी जिले का वो हिस्सा है, तो वो मध्य यूपी के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ने से आसपास की सीटों पर, आसपास के इलाकों पर भी असर पड़ता है, पहली चीज़। दूसरा, पश्चिम से भी लगा हुआ है, ब्रज का इलाका भी उसमें आता है, तो उसके जरिए वो एक संदेश उन इलाकों में भी देना चाहते हैं जहां पर रालोद के साथ उनका मजबूत गठबंधन है। अखिलेश ने करहल को ही क्यों चुना? सपा के लिए कितनी सेफ है ये सीट? पिछले 30 सालों से इस सीट पर सपा अजेय। लगातार सपा के प्रत्याशियों ने जीता है चुनाव। 2002 में बीजेपी ने किया था उलटफेर। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी की तरह अपने ही गढ़ में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अखिलेश के अपने गढ़ में चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि वहां से चुनाव लड़ने के दौरान पूरे प्रदेश पर फोकस किया जा सकेगा। करहल से ताल ठोकने के बाद अखिलेश को इस सीट पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सियासी लोगों के लिए विधानसभा का चुनाव परीक्षा की घड़ी की तरह है। अखिलेश यादव पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। करहल एक सुरक्षित सीट है और उनकी पिता की इस पर विरासत रही है, लेकिन यह चुनाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश के लिए 2 मायनों में बड़े महत्वपूर्ण है। इस चुनाव से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भविष्य तय होगा और साथ ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, यह जनादेश बताएगा। यह चुनाव ये भी बताएगा कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती है तो देश की राजनीति और सियासत, उसकी दशा और दिशा कितनी प्रभावित होगी। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद अखिलेश यादव ने भी यूपी के रण में कूदने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन अखिलेश के लिए ये विधानसभा चुनाव थोड़ा चुनौतियों भरा होने वाला है, क्योंकि गृह जनपद की सीट लड़कर वो भी अपने कोर वोटरों को साधने की कवायद में है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इस सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर कुछ नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।